आज के क्लास में हम लोग विकिरण का क्वांटम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें बार बार सबको ध्यान में लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। विकिरण का मतलब होता है कोई भी प्रकाश की लाइट, किसी भी प्रकार के जो लाइट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। सिर्फ प्रकाश की लाइट की बात नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का जो लाइट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। तो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत के बारे में हम लोग को आज चर्चा करना है कि विकिरण का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। ये क्वांटम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पैकेज में भेजना। ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। जब हम लोग इसका ऊर्जा का बात करते हैं, विकिरण का ऊर्जा का बात करते हैं, तो ऑब्वियस है अगर हम लोग लाइट का जब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब एक जगह से लाइट दूसरे जगह जाता है तो वहाँ का जो वस्तु होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, तो ये वस्तु क्या करता है, इस लाइट को क्या करता है, तो इस लाइट को अवशोषित करता है। लाइट को क्या करता है, अवशोषित करता है, या कहीं से लाइट उत्सर्जन होता है। मान लो कोई वस्तु दूसरा वस्तु है, तो लाइट का अवशोषण उत्सर्जन दोनों देखने को मिलता है। ये दूसरा वस्तु है, तो ऑब्वियस है कि इससे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इससे लाइट का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो दो घटना हम लोग को देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में भी रखना है कि इसको हम लोग जब लाइट यहाँ पे अवशोषित करता है, लाइट को लेकर रखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। इसको हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको लिख भी देते हैं, ये हो गया अवशोषण। जब कोई पदार्थ क्या करता है, लाइट को अवशोषित कर लेता है, तो उसको हम लोग अवशोषण के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग उत्सर्जन के नाम से जान रहे हैं। यहाँ से लाइट निकल रहा है तो इसको उत्सर्जन, यहाँ पर लाइट को ले रहा है तो अवशोषण। ये जो लाइट का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, कंटिन्यूअस रूप में नहीं होता है। कंटिन्यूअस रूप में नहीं होने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब हमेशा लगातार होते रहे, लाइट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंटिन्यूअस का मतलब कि अगर 2 है, अभी मान लो कि जो अवशोषण की मात्रा है वो 2 है, फिर 2.1 होगा, फिर 2.3 होगा, 2. मतलब हर एक पार्ट इसमें इंडिकेट होगा, हर एक बिंदु इसमें आ जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस आना। लेकिन यहाँ पे जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो पैकेज में होता है, इंटीजर के रूप में होता है, एक पूर्णांक के रूप में होता है। 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होता है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन एक पूर्णांक के रूप में होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जब भी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन का व्याख्या जो किया जाता है वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करना है, तो सबसे पहले विकिरण का क्वांटम सिद्धांत हेडिंग डाल देना है। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत हेडिंग डालना है सभी को, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तब जाके एक एक पॉइंट कर करके सभी को लिखते चलना है। तो पहला पॉइंट करके लिखना है, किसी निकाय से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के एक निश्चित मान का पूर्ण गुणांक होता है। मतलब एक निश्चित मान का पूर्ण गुणांक के बराबर होता है। कभी भी वो डेसिमल वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो कोई भी निकाय है, निकाय मतलब सिस्टम होता है। एक सिस्टम के अंदर ऊर्जा अगर लाइट के रूप में एक जगह से अगर दूसरे जगह जा रहा है, ऊर्जा अगर लाइट के रूप में एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहा है, मान लो कि यहाँ पर 2 वस्तु है एक निकाय के अंदर, यहाँ से एक जगह से लाइट अगर दूसरे जगह जा रहा है, तो ये जो लाइट जाएगा ये कैसा जाएगा, तो ये एक पूर्ण गुणांक के रूप में जाएगा। इसका ऊर्जा का जो हस्तांतरण होगा पूर्ण गुणांक के रूप में होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी ये डेसिमल वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, एक पूर्ण गुणांक के ये बराबर होता है, जिसको हम लोग क्वांटम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, वही चीज़ है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के जिस निश्चित तापमान पर पूर्ण गुणांक होती है। तो ऊर्जा के जिस निश्चित तापमान न्यूनतम मान पर, ऊर्जा के जिस न्यूनतम मान पर पूर्ण गुणांक, उसे हम लोग ऊर्जा क्वांटम के नाम से जानते हैं। तो वही ऊर्जा क्वांटम यहाँ पे दिया हुआ है। ऊर्जा क्वांटम का मतलब हो गया कि जिस पर अवशोषण या उत्सर्जन का घटना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा क्वांटम के नाम से जानते हैं। अगला लिखना है,
विकिरण के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन, अवशोषण तथा पारगमन ऊर्जा का क्वांटम के रूप में होता है। क्वांटम के रूप में होने का मतलब यही है कि किसी न किसी संख्या के रूप में रहेगा, 35, 36, 37, तो इस प्रकार से क्वांटम के रूप में जाएगा, वो संख्या के रूप में जाएगा। कभी भी ये डेसिमल वगैरह में नहीं जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूअसली नहीं होता है। ठीक, कहने का मतलब अगर 35 है तो 35 से जब तक 36 नहीं पूरेगा वो ऊर्जा का अवशोषण उतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा 35.5 ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना था, यहाँ तक इसको पहले लिखना है। फिर अगला डॉट करके लिखना है, सभी डॉट करके लिखना है। ठीक है, विकिरण ऊर्जा के इस क्वांटम को फोटोन कहते हैं। तो जो ये क्वांटम निकल के आता है, ऊर्जा के रूप में निकल के आता है, वो क्या होता है? तो उसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। तो जब प्रकाश के लाइट से या किसी भी लाइट से जो ऊर्जा निकल के आता है, तो वो ऊर्जा जो निकल के आता है वो किस रूप में आता है, उसका उस कण का नाम क्या दिया जाता है? उस कण को नाम हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। जो लाइट हम लोग को दिखता है उस कण का भी नाम दिया गया है, उसका कण का नाम क्या बोला जाता है? फोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे डॉट करके लिखना है, किसी फोटोन से संबंधित ऊर्जा का मान, किसी फोटोन से संबंधित ऊर्जा का मान उस विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जो फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो फोटोन के रूप में ही आ रहा है, तो जो लाइट होता है वो फोटोन हम लोग मान रहे हैं। तो जो फोटोन का ऊर्जा होता है उसके जो लाइट होता है, लाइट का हमेशा की आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। लाइट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए कि वो तरंग की तरह व्यवहार करता है लाइट। और लाइट जब तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उसका एक आवृत्ति भी होगा, जिसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं, ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि जो ऊर्जा होता है फोटोन का, वो न्यू का क्या होता है? आवृत्ति का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये लिखते चलना है कि ये पहले यहाँ तक लिख लेना है, फिर लिखना है यहाँ से फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा जो होता है ई समानुपाती होता है न्यू के। जब समानुपाती से हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है एच, तो ये दोनों लाइन को लिखना है। स्थिरांक क्या आता है? एच आता है। इस एच को क्या कहते हैं? तो एच को दो नामों से जानते हैं। जहाँ एच के बारे में चर्चा करेंगे तो ये सार्वत्रिक नियतांक इसको बोला जाता है, जिसे प्लैंक नियतांक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये पूरा लाइन जहाँ करके लिख लेना है। अब अगर इसका एसआई मात्रक का बात करेंगे तो ये भी लिखते चलना है, प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक। प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकेंड। लिख लेना है जूल इंटू सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है। प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक जूल सेकेंड होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे एच बराबर इसका मान जो होता है, इसमें और भी लिखते चलना है। एच बराबर इसका मान होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये याद रखना, ये पूछ भी देता है। तो एच का इसका मान जो होता है, प्लैंक नियतांक का मान जो होता है 6.63 इंटू 10⁻24 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में भी रखना। इसमें एक और डॉट करके लिख लेना है प्लैंक नियतांक का बीमा। प्लैंक नियतांक का बीमा ml² T इनवर्स होता है, ml² T इनवर्स होता है। तो ये भी लिख लेना है, प्लैंक नियतांक का बीमा जो होता है ml² T इनवर्स होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बस इतना ही हेडिंग डालना है सभी को। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, पूरा हेडिंग नहीं डालना है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसमें भी कुछ पॉइंट लिखते चलना है सभी को। पहला पॉइंट लिखना है, किसी धातु पीठ से इलेक्ट्रॉन का मात्र बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो उसे उस धातु का क्या बोला जाता है? कार्यफलन बोला जाता है। जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है उससे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलने के लिए, उत्सर्जित होने के लिए नहीं, सिर्फ उससे सतह से बाहर निकलने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। और इसे फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये पूरा लिखना है, इसे फाई नॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे फाई नॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगर आइंस्टाइन का फार्मूला का बात करें, आइंस्टाइन का समीकरण का बात करें, तो होता है एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ m_e इंटू वी मैक्स के स्क्वायर। अब देखो, यही ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन किसी सतह से क्या होता है? बाहर निकलते हैं। ये समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, इसको लिख भी लेना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये समीकरण पहले लिखना है, और समीकरण को ऐसे भी लिखे, या हाफ
एम ई वी मैक्स के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच न्यू माइनस आई नॉट। इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी समीकरण को इंडिकेट कर लेना है सभी को। इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन का समीकरण। आइंस्टाइन का समीकरण या आइंस्टाइन विद्युत समीकरण बोल सकते हैं। अब देखो ये होता क्या, इसको समझते हैं। जब कोई सतह होता है, मान लो कि अगर ये सतह है, इस सतह के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने से तो बाहर नहीं निकलेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर नहीं निकलेगा। हमको पता है कि ये सतह से बाहर तभी निकलेगा, सतह के ऊपर ये तभी आएगा जब इसके पास मान लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रहे तब। हम जो ऊर्जा दे रहे हैं यहाँ से लाइट के माध्यम से, हम जो ऊर्जा दे रहे हैं इसको लाइट के माध्यम से, वो दे रहे हैं 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रहे हैं, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लाइट के माध्यम से जो ऊर्जा दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया। 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रहे हैं लाइट के माध्यम से। अब ये होगा क्या, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये खर्च हो जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ये जो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होगा वो खर्च हो जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा उस ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन इसके सतह से बाहर चला जाएगा। मतलब इसके सतह पर सिर्फ लाने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, ये बाहर लेकर निकल जाएगा। कहने का मतलब कुल ऊर्जा लाइट के द्वारा हम कितना दिए, 30, और 20 इसमें से इसके सतह का ऊर्जा, सतह पर लाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना खर्च हुआ, 20, और यहाँ पर इसको एनर्जी ऊर्जा गति देने के लिए कितना ऊर्जा खर्च हुआ, 10। तो जो ये लाइट के द्वारा जो ऊर्जा दिया गया, इसी को हम इस ऊर्जा को किससे दिखा रहे, एच न्यू से दिखा रहे। इसी को हम लोग पहले ई भी लिखे थे कि ई बराबर क्या था, एच न्यू था। तो ये लाइट का ऊर्जा हो गया। और ये जो सतह के ऊपर लाने के लिए, सतह पर लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा खर्च करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और जो यहाँ पे ये गति ऊर्जा दिया गया, तो गति ऊर्जा को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ये गति मिला इलेक्ट्रॉन को जिससे इससे बाहर निकल गया, तो हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर बोलते हैं। तो यही यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि कार्यफलन जो होता है ये सतह का एक कार्यफलन होता है जो इतना ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को इस सतह से बाहर निकलने के लिए, लेकिन गति करके बाहर पूरी तरह से नहीं निकलने के लिए, इसके सतह पर लाने के लिए। अब इसको बाहर निकलने के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो कितना देते हैं उस पर डिपेंड करता है। 30 यहाँ दे रहे 10 बच जाएगा, और 10 ऊर्जा से ये क्या करेगा, गति ऊर्जा ले प्राप्त करके इस सतह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। यही सेकंड समीकरण को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे m जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए इसको mv से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और वेग भी जो होता है यहाँ पर, गति भी है किसका, ये इलेक्ट्रॉन के गति को ही दर्शाया जाता है। ठीक, ये पूरा समीकरण इस तरह से है, इसको ध्यान में भी सभी को रखना। ये सब इंडिकेट कर लेना है, जैसे हम इंडिकेट किया। m को भी लिख लेना है कि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कोई गति नहीं मिला, कोई चाल नहीं मिला, मतलब खाली इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन सतह से क्या हो गया, सिर्फ बाहर निकल गया, तब वैसे आवृत्ति को, जिस आवृत्ति लाइट के जिस आवृत्ति पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, लाइट के जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल पाए, वैसे आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, सिर्फ मात्र उत्सर्जन होगा, उसमें कोई गति ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा, तो वैसे आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, लिखना है विकिरण के जिस न्यूनतम आवृत्ति पर, विकिरण के जिस न्यूनतम आवृत्ति म्यू नॉट लिखा लेना है, विकिरण के जिस न्यूनतम आवृत्ति म्यू नॉट पर इलेक्ट्रॉन केवल मात्र उत्सर्जित हो, इलेक्ट्रॉन केवल मात्र उत्सर्जित हो, उसमें किसी प्रकार के गति ऊर्जा नहीं हो, उस आवृत्ति को
किसी प्रकार की गतिज ऊर्जा नहीं हो, उस आवृत्ति को देहली या थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। देहली या थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं। देहली या थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं। आइंस्टाइन का समीकरण अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं, 2-4 लाइन इसको लिखना भी है। हाफ me v max के स्क्वायर बराबर h न्यू पढ़े थे लाइट का, लेकिन अब ये न्यूनतम आवृत्ति कितना, अभी h न्यू माइनस फाई नॉट पढ़े थे, यही चीज़ पढ़े थे ना। अब यहाँ पर गति ऊर्जा 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। और किस आवृत्ति पर? h न्यू की जगह अब क्या हो गया, न्यू नॉट हो गया माइनस फाई नॉट हो गया। यहाँ से कार्यफलन जो आएगा, तो कार्यफलन न्यू नॉट का मान कितना आ जाएगा, h इंटू न्यू नॉट हो जाएगा। इतना तक सभी को लिखना है, इतना तक लिखना है। यहाँ पे जो ये है आवृत्ति न्यू नॉट, यही क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहलाता है, या देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। अब इसको हम लोग तरंग के पद में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे, यहाँ से फिर से लिखना है प्लॉट करके। आइंस्टाइन का समीकरण, आइंस्टाइन का समीकरण अभी लिखे थे। आइंस्टाइन का समीकरण क्या लिखे थे, हाफ me v max के स्क्वायर, v max मतलब मैक्सिमम वेट, बराबर h न्यू माइनस फाई लिखे थे। अब फाई को हमको पता है कि फाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक h न्यू लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखें इस रूप में लिख सकते हैं, हाफ me v max के स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इसको हमको अगर तरंग के रूप में चेंज करना है, इसको हमको क्या करना है, तरंग के रूप में चेंज करना है। हमको पता है h ये न्यू का मान होता है तरंग के रूप में, तो न्यू बराबर या आवृत्ति बराबर होता है c बटे लेमडा माइनस h, यहाँ पर भी c आ जाएगा, यहाँ पर लेमडा नॉट लिखाएगा, इसलिए कि यहाँ पर न्यू नॉट लिखा हुआ है। तो इसमें से जो कॉमन होता है कॉमन कर लेंगे, ये सब लिखते चलना है। हाफ me v max के स्क्वायर, इसमें से h न्यू कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। और यहाँ से जो लेमडा नॉट है वो कैसा है, तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद इसको लिख लेना है, जहाँ c प्रकाश के चाल तथा न्यू लेमडा नॉट बराबर c बटे न्यू नॉट धातु विशेष की देहली तरंगदैर्घ्य होता है। ये देहली तरंगदैर्घ्य इसको लिख लेना है। तो कुछ पदार्थ का देहली तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, कितना होना चाहिए। तो ये टॉपिक पढ़ना नहीं है, फिर भी इसका थोड़ा सा पॉइंट लिख लेना है हेडिंग डाल के। हेडिंग क्या डालना है, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या काम करता है, किसी भी विद्युत सेल को किसी भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, सिर्फ प्रकार लिख लो। प्रकाश उत्सर्जक सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश चालकीय सेल होता है। ये 3 प्रकार का सेल होता है जो क्या करता है, ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग का है द्रव्य तरंगों की डी ब्रोगली संबंध। द्रव्य तरंग मतलब यहाँ पे द्रव्यमान का भी बात होगा, पदार्थ का भी बात होगा और तरंग का भी बात होगा। अब यहाँ पे दोनों का बात होगा। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोग अभी तरंग का बारे में भी बात कर रहे थे। अभी तक हम लोग तरंग के बारे में बात कर रहे थे। अब ये पदार्थ की तरह भी हम लोग बात करेंगे, पदार्थ के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए कि जो लाइट होता है, विकिरण होता है, ये बता दिया गया कि ये दोनों का काम करता है। ये एक तरंग की तरह भी काम करता है, साथ साथ ही एक पदार्थ की तरह भी काम करता है। उसमें पदार्थ में बोल सकते उसका सबसे छोटा कण को फोटोन माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। समझ दिया है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाओं का हम लोग पढ़े हैं।
किसके तरंग, अगर प्रकाश तरंग की तरह काम करता है, इससे अलग अलग घटना हम लोग पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण का सिद्धांत, विवर्तन पढ़े हैं, ध्रुवन पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग समझ पाए हैं किसके कारण, कि हम लोग जब माने हैं कि प्रकाश का बिहेवियर कैसा होता है, एक तरंग की तरह होता है, तभी जाके ये सब चीज़ें के बारे में हम समझ पाए। परंतु कुछ अन्य घटनाओं जैसे प्रकाश की विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में देख रहे थे, इसको सिर्फ तरंग सिद्धांत के आधार पर इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। इस घटनाओं की व्याख्या जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा की दिया गया क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक बताया गया था। इनके द्वारा क्वांटम एक सिद्धांत दिया गया, इसके आधार पर ही बताया गया किसके बारे में, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया गया क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण अनवरत न होकर विभक्त होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रकाश का जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, ये डिस्क्रीट होता है, मतलब ये पार्ट पार्ट में टूट के जाता है। प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है वो पार्ट पार्ट में टूट के होता है, लगातार नहीं होता है। पार्ट पार्ट में टूट के होता है, वो लगातार नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अर्थात प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेज के रूप में चलता है, जिसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो प्रकाश का एक फोटोन की ऊर्जा जो होता है एच न्यू होता है। वही एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू लिखा जाता है। 2 का लिखा जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 3 का लिखा जाएगा 3 आगे आ जाएगा, 4 का लिखा जाएगा 4 आगे आ जाएगा। इस तरह से कभी भी 1.5 एच न्यू नहीं होगा, 3.2 एच न्यू नहीं होगा। तो ये डेसिमल में नहीं जाएगा, इसलिए कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता, एक पैकेज के रूप में आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें सबसे पहला लिखा है ना, द्रव्य तरंग के डी ब्रोगली संबंध, इसको पहले हेडिंग डालना है, इसमें कुछ कुछ डॉट कर करके पॉइंट लिखते चलना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है द्रव्य का तरंग और डी ब्रोगली संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला डॉट में हम जो बोल रहे हैं उसको लिखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक समझाया गया। दूसरा डॉट करके लिखना है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण, यहाँ पे इंग्लिश नाम ही यूज कर लेना है। प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है। अगला डॉट करके लिखना है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा, आगे डॉट करके लिखना है, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होता है। कितना एच न्यू होता है। प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होता है, उसी में लिखते जाना है। और 2 फोटोन की ऊर्जा 2 एच न्यू होता है। 3 फोटोन की ऊर्जा 3 एच न्यू होता है। अब फिर डॉट कर करके लिख लेना है, n फोटोन की ऊर्जा n एच न्यू होता है। n फोटोन की ऊर्जा
NH न्यू होता है। सब लिख लिए लोग? चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों ही आवश्यक है। इसलिए अगर हम लोग सभी घटनाओं को व्याख्या करना चाहते हैं प्रकाश का, तो उसके लिए हम लोग तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों की आवश्यकता पड़ता है। अतः माना गया कि प्रकाश द्रव्य प्रकृति का है। द्रव्य प्रकृति का मतलब समझा भी दी हुई है। इसका मतलब होता है ड्यूअल नेचर, मतलब इसको डबल तरीका से समझ सकते हैं। किससे? तरंग के सिद्धांत के आधार पर और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। प्रकाश का कणिका लेते हैं तो फोटोन को ही कण माना जाता है प्रकाश में। तरंग दोनों गुण विद्यमान होती है। तो फोटोन मतलब कणिका गुण भी होता है और तरंग का भी गुण होता है, ये पहले भी हम बता दिए। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है, कुछ घटनाओं में कणों के समान। तो वही चीज लिखा हुआ है, प्रकाश कुछ घटना का देखा जाता है तो तरंग की तरह सिर्फ दिखता है, और कुछ घटनाओं में ये एक द्रव्य की तरह ही, मतलब ये कण की तरह भी व्यवहार करते हुए हम लोग को नजर आता है। प्रकाश की इस दैत्य प्रकृति को देखते हुए फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि दैत्य प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य के कणों में भी होती है। तो इसके अनुसार लुइस डी ब्रोगली ने क्या कह दिया कि जो प्रकाश में सिर्फ ये डबल नेचर नहीं होता है, ये सारे पदार्थ में डबल नेचर होता है। सारे पदार्थ जो होते हैं उनमें दोनों गुण देखने को मिलता है। कणिका गुण भी, मतलब कण वाला गुण भी देखने को मिलता है, तरंग वाला गुण भी देखने को मिलता है। तो ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इसके बारे में बताया गया कि जिस पदार्थ का द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान अगर बहुत कम होता है तो उस केस में देखने को मिलता है वो पदार्थ सिर्फ उसका हम लोग तरंगीय गुण देखने को मिलता है, तरंग का गुण देखने को मिलता है। लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा होने के केस में उसका तरंग का घटना बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग को पता नहीं चल पाता है। यही चीज़ें व्याख्या किया गया। आगे जो पढ़ना है हम लोग को, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य। अब यहाँ से हम लोग दोनों चीज़ें के बारे में चर्चा करेंगे, एक तरंग की तरह भी और उसको एक द्रव्यमान की तरह भी। अगर हम लोग तरंग की तरह मानते हैं तो तरंग की तरह में फोटोन जो होता है, तो एक फोटोन का ऊर्जा हम लोग क्या लिखते हैं? h न्यू लिखते हैं। अगर उसको हम लोग द्रव्यमान की तरह मानेंगे, उसको हम लोग कण की तरह मानेंगे, तब हम उस केस में उसका ऊर्जा क्या लिखा जाता है? mc² लिखा जाता है। उसका ऊर्जा क्या लिखा जाता है? mc² लिखा जाता है। जो c जो होता है प्रकाश की चाल होता है, जो c जो होता है प्रकाश की चाल होता है। अब यहाँ पे दोनों व्यवहार के हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ें फाइंड आउट करेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डिविजन जर्मन का प्रयोग का आगे हम लोग करेंगे। अगला हेडिंग डालना है द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य। द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, लेकिन दोनों का यूज करके लिखना है। जैसे जैसे हम इसमें बोलते जाते हैं वैसे वैसे लिखते जाना है। ये देख लेते हैं, पेज होगा तो हम उसी पर करा देते हैं। एक सेकेंड, सभी कोई थोड़ा वेट कर ले। चलिए, तो अगला इसमें हेडिंग सबसे पहले डाल देना है द्रव्य मतलब हो गया पदार्थ, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य। यहाँ पदार्थ की तरह मान के चल रहे हैं लाइट को, ठीक। तब हम लोग इस केस में उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा उसके बारे में चर्चा करना होगा। सबसे पहले हेडिंग डालना है, लिखना है आगे, जब
प्रकाश जब प्रकाश के तरंग की आवृत्ति न्यू है तब फोटोन जो होता है उसको हम लोग फोटोन ही मानते हैं ना। फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाता है, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। फोटोन की जो ऊर्जा होता है E बराबर h न्यू होता है। तो ये तरंग के सिद्धांत के अनुसार होता है। जब फोटोन को हम कण मानेंगे तो उसका द्रव्यमान होगा फोटोन कण बोल सकते हैं इसी को। फोटोन का द्रव्यमान m है तब फोटोन की ऊर्जा की जो ऊर्जा होगा कितना हो जाएगा, E बराबर mc² होता है। E बराबर mc² होता है। अब यहाँ पर जहाँ C क्या होता है, C के बारे में सभी को पता है। C प्रकाश की चाल है। C क्या है, प्रकाश की चाल है। अभी E का मान हम लोग देखे थे कि E का ही मान h न्यू होता है। h न्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं mc²। h न्यू बराबर mc²। यहाँ से 2-3 फार्मूला निकाला जाता है। एक तो हम लोग फोटोन का संवेग भी निकाल सकते थे। जब E बराबर h न्यू है, अब यहाँ से mc बराबर, इसको हम लोग चाहेंगे तो अलग अलग चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, तो हमको अभी चाहिए क्या, हमको मान लो कि फोटोन का संवेग चाहिए। क्या चाहिए, फोटोन का संवेग। तो संवेग क्या होता है, वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग क्या होता है, वेग इंटू द्रव्यमान। अभी मेरे पास mc² बराबर h न्यू है, ठीक है। इसको हम एक c को इधर रहने दें और एक c को क्या करें, इधर भेज दें। अब इस केस में mc को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं। संवेग को p से दिखाते हैं तो h न्यू बटे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया, h न्यू बटे c हो गया। अगर हम चाहेंगे तो इसको हम लोग लेमडा के पद में भी लिख सकते हैं। अगर चाहेंगे हम इसको लेमडा के पद में भी लिख सकते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे न्यू बराबर क्या होता है, c बटे लेमडा होता है। अगर लेमडा के पद में हम लोग संवेग को लिखना चाहते हैं, लेमडा के पद में अगर लिखना चाहते हैं तो h/c पहले से है। न्यू का मान होता है c बटे लेमडा। c से c कट जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, h बटे लेमडा। तो संवेग को लेमडा के टर्म में क्या लिखा जाएगा, h बटे लेमडा हो जाएगा। लेमडा सभी को पता है क्या है, तरंगदैर्घ्य होता है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब ये हो गया किसके लिए, ये सिर्फ प्रकाश के लाइट के लिए हुआ, ये जो हम लोग लेमडा बता रहे हैं। अब यहाँ से अगर लेमडा का मान निकालते हैं तो तरंगदैर्घ्य जो बता रहे हैं h बटे p। तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तरंगदैर्घ्य सभी को पता है, किसी भी तरंग का ही तरंगदैर्घ्य होता है। ऐसे तो तरंगदैर्घ्य किसी का नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये है, अब इसमें द्रव्यमान भी आता है। किसी भी द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या तरंगदैर्घ्य उसका निकाल सकते हैं। तो किसी भी द्रव्यमान के लिए अगर तरंगदैर्घ्य निकालते हैं तो किसी भी कण के लिए लिख सकते हैं, किसी भी यदि किसी भी कण का द्रव्यमान m है तथा वेग भी है, तो उसका तरंगदैर्घ्य जो होगा, जो वेवलेंथ बोलते हैं, लेमडा बराबर h बटे p के जगह क्या लिखते हैं, m इंटू v हो जाएगा। ये किसी भी पदार्थ के लिए हो गया
अवशिष्ट जो हो रहा था वो किसके लिए, प्रकाश के लाइट के लिए हो रहा था। ठीक, वो जो लिख रहे थे लैम्डा बराबर प्रकाश के लाइट के लिए बोलेगा तो यहाँ पर v की जगह क्या लिखा जाएगा, c लिखा जाएगा और कुछ अंतर नहीं आएगा। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो होता है उसका अगर हम लोग फार्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है जब ये किसी पदार्थ पर टकराते हैं, किसी धातु पर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब उत्सर्जन होता है तो उसके लिए उसका गति ऊर्जा मिलता है तभी जाकर उसका उत्सर्जन होता है। और ये जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसमें एक विभवांतर जब उत्पन्न करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो हेडिंग सबसे पहले डालेंगे, शॉर्ट हेडिंग इसी का पार्ट है, इसलिए इसी में लिखेंगे हम लोग नीचे में इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य जब उसे v कैपिटल V है, कैपिटल V विभवांतर से त्वरित किया जाए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को गति कराते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गति कब करता है, जब उसके या तारों के बीच में विभवांतर में अंतर आता है तभी जाके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें तार के अंदर गति करना शुरू करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ऑब्वियस है कि इसका गति ऊर्जा जो होगा उसके अंदर, मान लो कोई तार है, तार के अंदर के बीच का कुछ विभवांतर होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन गति करता है। इस बात को सभी को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गति नहीं करता है, दो तारों के बीच में हम लोग कुछ विभवांतर उत्पन्न करते हैं तभी जाके उस तार से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करता है। डायग्राम ये बना देते हैं कि मान लेते हैं कि ये तार है, मोटा सा एक तार है जिसको हम लेके बैटरी से जोड़ दिए, जिसका विभवांतर क्या है, v है। जैसे विभवांतर को जोड़ते तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन किधर से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या होता है, गति करना शुरू करता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करना, तो जब ये गति करता है तो जब ये गति कर रहा है तो गति करते टाइम इसका भी एक तरंग की तरह गति करेगा। ये छोटा कण है, हम लोग भी चैप्टर में ही पढ़ रहे, कोई भी कण जो होता है वो क्या है, तरंग की तरह गति कर सकता है। तो उसी का हम लोग तरंगदैर्घ्य का बात कर रहे हैं। तो अगर ये तरंग की तरह गति करेगा तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका गतिज ऊर्जा लिखे तो गतिज ऊर्जा लिखने का दो तरीका होता है। एक तो होता है हाफ mv², m किसका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का है me लिख रहे हैं, और v क्या है, इसका वेग होगा mv²। और दूसरा एक तरीका हम लोग किसी का भी ऊर्जा लिखने का, तो हम लोग जाते अगर दो चीज़ों के बीच का विभवांतर v है और उसमें कौन सा आवेश अगर q गति कर रहा है तो उसका जो विभवांतर होता है q इंटू v लिखा जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो e इंटू क्या लिखा जाएगा, v लिखा जाएगा। तो ये कैपिटल भी है, ये स्मॉल भी है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो अगर v² का मान अगर निकालते तो e कैपिटल V बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब mv² जो होता है, अब देखो इसको हम लोग किसके रूप में चेंज करना है, तो इसको भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि h और लैम्डा के रूप में इसको लाना है, h और लैम्डा के रूप में लाना है। तो सबसे पहले दोनों तरफ me से गुना करते तो इधर m² हो जाएगा, ये स्मॉल v का स्क्वायर है, इधर भी एक m आ जाएगा 2me e इंटू v, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका स्क्वायर है तो m इंटू वी जो होता है, m इंटू वी यही p होता है, m इंटू वी क्या होता है, p होता है। यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2me e इंटू वी। अभी p का हम लोग ऊपर में फार्मूला देखे थे, अभी लिखे भी थे कि यहाँ p बराबर क्या होता है, h बटे लैम्डा होता है। तो p का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, p का मान क्या होगा, h बटे लैम्डा हो जाएगा। तो h बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा,
लेमडा या पहले पी का इसके इधर स्क्वायर तो इधर रूट ले लेते हैं, 2 को पहले लिख लेते हैं, तब जाके एम ई लिखते हैं इंटू ये कैपिटल भी है, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर पी का मान अभी हम लोग देखें कि पी का मान जो होता है वो क्या होता है, तो एच बटे लेमडा होता है, एच बटे लेमडा बराबर रूट अंडर 2e एम ई इंटू बी। अब यहाँ बात करते हैं हमको लेमडा का मान निकालना है, तो लेमडा यहाँ पर इधर पलटेंगे, एच लेमडा बटे एच लिखाएगा, जब इधर पलटेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो 1 बटे रूट अंडर क्या बन जाएगा 2e एम इंटू वी। वी क्या है, विभवांतर, इस बात को ध्यान में रखना है। अब एच को उधर भेज देंगे, इधर भाग में है तो उधर गुना में चला जाएगा, एच ऊपर में चला जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 2e एम ई इंटू वी। तो ये किसका हो गया, तो ये हो गया हम लोग को कि ये लेमडा का फार्मूला हो गया विभवांतर के पद में। तो विभवांतर के पद में यहाँ पे लेमडा का फार्मूला आ गया। हमको पता है कि ई का इलेक्ट्रॉन का भी मान रख सकते हैं, ई का मान कितना होता है, ई का मान हमको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है -19, तथा अगर एम ई का बात करेंगे, ये द्रव्यमान का बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का जो होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 होता है। ये दोनों का मान अगर यहाँ पे हम रख देते हैं, तथा एच का भी मान और यहाँ पर लिख भी देते हैं, और एच का भी मान हमको पता है, एच का मान हम लोग लिखवाए भी थे 6.63 होता है, 6.63 इंटू 10 के पावर -30, अगर यूनिट लिखना जूल सेकेंड होता है। सबका मान जब यहाँ पर रख देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या भी, सबका मान रखने के बाद जो लेमडा का मान आता है डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये कितना आता है 1.227 डिवाइडेड बाई रूट अंडर भी होता है। और ये जो मात्रा होता है, किस मात्रा में ये लेमडा का मान होता है, नैनोमीटर में होता है। किस में होता है, नैनोमीटर में होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है 1.227 डिवाइडेड बाई रूट अंडर भी। अब भी क्या है, विभवांतर, जितना विभवांतर देंगे उस पर डिपेंड करेगा इसके तरंगदैर्घ्य। बात समझ में आ गया, ये फॉर्मूला निकल गया। तो ये पूरा कंप्लीट सभी को लिख लेना है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।